Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have studied about the molecular mass, formula mass, molar mass, and about the mole concept. आज हम percentage composition of the various atoms of element present in a molecule डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ एलिमेंट present in a molecule of compound. यानी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उनका परसेंटेज क्या होता है. ठीक है, तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी. परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट present in a molecule by mass. हम ये कैसे निकालेंगे? बाई मास. यानी बाई मास किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स ऑफ एलिमेंट का परसेंटेज क्या है. और ये परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट मास ऑफ द पर्टिकुलर एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी जिसका अपन निकाल रहे हैं. मास ऑफ पर्टिकुलर एटम्स ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का अपन निकाल रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू 100. अब मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से अपन निकालेंगे. जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल अपन वाटर का लेते हैं. तो वाटर में आप देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है. हाइड्रोजन का मास आपको मालूम है कितना होता है. एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008 के. और ऑक्सीजन का अपन जानते हैं कितना होता है. अपन इसका 16 राउंड फिगर में ले सकते हैं. वैसे ये 15.99 होता है. अब इसमें हम देखें तो हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हुआ. 2 हाइड्रोजन एटम है तो 1.008 दैट मीन्स 2.016. और ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 हुआ. टोटल मास क्या हुआ? 2.016 प्लस 16 दैट मीन्स 18. अब हम ईच एटम ऑफ एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं. कैसे? मान लीजिए अपन हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं तो हाइड्रोजन का मास तो कितना है? 2.016 और टोटल मास कितना है? 18 इंटू 100. तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज आपके आती है कितनी आएगी?
ये टोटल करेंगे तो आपके 0.016 हो गया ना। तो टोटल कितनी आएगी इसकी परसेंटेज? 11.16%। ये किसकी हो गई? इसमें हाइड्रोजन की हो गई। इसी तरह से आप किसके लिए निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 18.016 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज आप देखेंगे ये आता है 88 सॉल्व करेंगे इसको तो 88.79। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज तो क्या हो गया? 88.79 और ये हो गया 11.16। क्योंकि जब आप कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर आप उसमें परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं तो उनका जो टोटल है हमेशा 100 आएगा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे ये भी कितना हो गया? लगभग आपके 100 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। अब अनदर चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट दिया हुआ हो तो हम उससे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना सकते हैं। यानी ये उल्टा हो गया, इसमें हमने मॉलिक्यूल से परसेंटेज निकाला और अगर हमें परसेंटेज दे रखा है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक तो एम्पेरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। समझ में आ गया ये? इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको C2H5OH, इसमें आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको निकालना है। या जैसे आपने देखा हो ग्लूकोज C6H12O6, इसमें भी आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और अगर आपको जैसे सुक्रोस है, शुगर है, उसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो इनके लिए आप प्रैक्टिस करें और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल आप निकालें। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो उससे हम फार्मूला किस तरह से निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2 टाइप्स के फार्मूले यहाँ पर होते हैं। एक तो एम्पेरिकल फार्मूला, और दूसरा आपके होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा आपके है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं, किस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, और उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन से किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला हम देखें। तो एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल में जो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशो, यानी आप उनको कितना सिंपल तक अपन उसको कर सकते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एम्पेरिकल फार्मूला। तो डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? सिंपल होल नंबर रेशो। होल का मतलब हो गया समान संख्या में, सम संख्या में, जैसे 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में होगा। सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ
सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट present in a molecule, यानी मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम्स ऑफ एलिमेंट का सिंपल होल नंबर रेशो, या एटम्स ऑफ एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशो। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशो वो क्या कहलाता है, एम्पेयर के फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे और किस तरह से निकालते हैं ये भी समझेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये होता है आपके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये तो सिंपल होल नंबर रेशो था, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी एक्चुअल नंबर, वास्तविक जो नंबर है एटम्स ऑफ एलिमेंट का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला को। अब इनके लिए फार्मूला निकालने के लिए क्या नियम हैं और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये नियम समझेंगे। फिर हम एक एग्जाम्पल साथ में लेके चलेंगे। इनके नियम हम एक एग्जाम्पल लेके साथ में समझेंगे। एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। ये डेफिनेशन समझ में आ गई, इसको नोट डाउन करें। आप देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे फिर हम इसका नियम भी समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसका किस तरह से निकालते हैं ये अपन समझेंगे। एग्जाम्पल है, अ कंपाउंड contains 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% क्लोरीन। Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? ये क्वेश्चन है अपना। अब अपने को किस तरह से निकालना है, नियम भी समझते जाएंगे और फार्मूला भी निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डेफिनेशंस तो कम ही चांसेस रहते हैं आने के एग्ज़ाम में। जनरली क्या होता है कि परसेंटेज देके उससे हम क्या निकलवाते हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलवाते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से आता है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो उसके लिए अपन नियम भी समझते चलेंगे और इसको करते भी चलेंगे। सबसे फर्स्ट जो नियम है इसके लिए, वो नियम क्या कहता है कि परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू द मास इन ग्राम। तो अपने को क्या करना है कि परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू मास
इन ग्राम। परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें, आप देखेंगे हमारे पास 3 चीज़ें, कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरह से आप लिख लीजिए। एक तो हाइड्रोजन है अपने पास, एक कार्बन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो जो परसेंटेज है उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम में परसेंट कितना हो जाएगा, 4.07 हो गया परसेंटेज है, तो सेम इन ग्राम में हो जाएगा आपके। इसको आप देखें, कार्बन कितना हो गया, 24.27 ग्राम, क्लोरीन कितना हो गया, 71.65 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, वो क्या हो गया, आपकी फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड रूल्स क्या कहता है, मास कन्वर्टेड इनटू द मोल। किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। मोल में हमने कन्वर्ट करना है, पहले फॉर्मूला पढ़ा है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मोल्स निकालना, तो क्या करेंगे, इसको मास कन्वर्टेड इनटू द मोल्स। किसमें करेंगे, मोल्स में। तो कैसे आएंगे, देखो मोल्स इसके, मास तो कितना है 4.07, इसका हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का आपने देखा होगा मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हुआ, 1.008 हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हमें कार्बन देखें, गिवन मास कार्बन का कितना है 24.27, और इसका हमने मोलर मास कार्बन का पढ़ा था 12.013, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। क्लोरीन का आप देखें कितना है, गिवन मास कितना है 71.65, इसका मोलर मास 35.5। सॉल्व कर लेंगे। अब इनका हम अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। अगर आप 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ही कितना आएगा, 4। नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 4 हो गए। अगर इसको आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आया, 2। कितना आया, 2। और इसको भी आप करेंगे तो ये भी अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 2। अगर जनरली फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको होल नंबर में चेंज कर लेते हैं। ये आपके कितने हो गए, मोल हो गए। क्या हो गए, ये सब तीनों के मोल हो गए। अब जो थर्ड नियम है, थर्ड नियम क्या कहता है कि इनमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे सभी मोल्स को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, या जितने ही मोल हैं उनको सभी को हम डिवाइड करेंगे किससे, मिनिमम नंबर ऑफ मोल से। तो यहाँ पे आप देखें मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो 2 से हम सभी को डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह से होगा, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड करेंगे। ये देखिए आपके रूल्स भी हो रहे हैं साथ साथ में और निकाल भी रहे हैं हम, इसी तरह से आपको करना होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो 4/2, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 है तो 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, और ये भी आपका 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप सॉल्व करें, ये कितना होगा, 2 हो गया। इसको आप करेंगे तो 1, और इसको करोगे आप तब भी ये क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका आ रहा है डिवाइड करके 2, 1, 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और मिनिमम नंबर ऑफ या होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला को। इसको किस तरह से लिखते हैं? जो भी डाटा आएगा डिजिट आएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि आफ्टर डिवाइडेशन, यानी अपन ने डिवाइड कर दिया, उसके बाद में आफ्टर डिवाइडेशन द नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर हमें मिलता है, नंबर ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल it is represent the empirical formula। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब देखिए कार्बन क्या है इसमें? 1, तो कार्बन हमने 1 रखा। हाइड्रोजन कितने आए? 2, तो H2। और क्लोरीन भी क्या है? 1 है। तो ये सिंपल ओड नंबर रेशो हो गया 1:2:1। और सिंपल ओड नंबर रेशो किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला को। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज क्या है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे अपन, और उस मास से जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ n। और n से फिर हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखिए, जो n निकालेंगे वो कैसे आएगा? n क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब यहाँ पर हम देखें, देखिए अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। 12 राउंड फिगर में अपने देखा 12.013 होता है इसका। हाइड्रोजन का हमने देखा 2.016, क्लोरीन का 35.5, ठीक है ना। अब इसको मान लीजिए हम सम करते हैं तो कितना आएगा? आप देखिए 35 और 2 कितना हो गया? 37, 37 और 12 49, 49 पॉइंट, ये ऐड कर दीजिए आप 5, 5, 2, 9। अगर आप इसको करेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आया? 49.529। इससे अपन क्या निकालेंगे? n। क्या निकालेंगे? n। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो निकालिए आप। कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 98.69 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है आपके पास? 49.529। तो इसको आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया? ये 2। कितना आ गया? 2। तो ईच एटम ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई द 2। n से क्या करना है अपने को?
जो एम्पेरिकल फार्मूला में एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं उसको अपन क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए फार्मूला मास आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा। अब अपन इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ये मिटाल दें, समझ में आ गया। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, C2 हाइड्रोजन कितने 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, अपन ऐसे मान लीजिए H2Cl, ये अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको अपने किसने 2 से किया तो कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, Cl2 कितना हो गया Cl2। तो आपका जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ वो तो C2H4Cl2, ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट हो गए और ये इनका सिंपल होल नंबर रेशो हो गया, तो इसलिए क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आया। तो इस तरह से अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम उसमें परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, और अगर हमें परसेंटेज दे रखी है तो हम उसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। आपकी बुक में इसके और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो आप उनको करने का ट्राई करें। ओके, तो ये बात हुई अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और मास परसेंटेज की। अब एक टर्म हम और बात करेंगे यहाँ पर, स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री इक्वेशन एंड स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको कॉपी करिए। नेक्स्ट अपन लेंगे स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशंस, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आपको समझना है, स्टाइक्योमेट्री हम किस में निकाल सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ किस तरह से निकाल सकते हैं, और फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास मीथेन गैस है, ठीक है, इसका हमने क्या कराया, कंबशन कराया। ये मैंने पहले भी आपको बताया, ऑक्सीजन के साथ एयर की प्रेजेंस में होता है। इसका हमने कंबशन कराया, ये हीट का साइन होता है, इसके बारे में भी मैंने पहले बताया है। कंबशन से आपको मालूम है हमेशा क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर वेपर्स, ये भी गैसियस स्टेट में होगा, वाटर भी, क्योंकि हम इसको कंबशन कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं। 100 डिग्री के ऊपर क्या होता है, वाटर भी गैसियस स्टेट में होता है, तो ये भी गैसियस स्टेट में होगा। अब इसको बैलेंस करेंगे। आपको बैलेंस करने का तरीका आपने सीखा होगा 10th में। पहले अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट्स को करते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन को करेंगे और फिर ऑक्सीजन को करेंगे। ये इसका सीक्वेंस होता है बैलेंस करने का। तो यहाँ पर देखें कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो इसको कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने 2, तो हम इधर आपके 2 आपने लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन तो ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए, क्योंकि इधर 2 लगा हुआ है ना, तो ये 4 ऑक्सीजन हो गए, तो अपन यहाँ पर 2 लगा देंगे 2। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन ये अब क्या कहलाएगी हमारी, बैलेंस्ड इक्वेशन। और इसका जो नंबर होता है यहाँ पर
जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। इधर आप देखें यहाँ पर कितना है 2, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर कितना है 2। ये जो नंबर होता है बिफोर द मॉलिक्यूल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट in a balanced chemical equation is represented by the stoichiometry। तो अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट in a balanced chemical equation is represented by stoichiometry of the chemical equation अब जो आपने पढ़ा स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर हमने बताया जैसे 1 2 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको अपन मास के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राम में। क्योंकि आप देखें तो ये गैसियस में है, गैसियस स्टेट है, तो अपन इसको दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, इसको गैसियस होने की वजह से एसटी पर वॉल्यूम के केस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मैनर्स इन विच स्टाइक्योमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आप देखेंगे। डेफिनेशन आपने नोट कर ली, समझ में आ गई। अब देखिए इनके रिप्रेजेंट करने के तरीके कि किस तरह से अपन कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो मीथेन गैस का अपने क्या है यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 मोल है, तो अपन इसको 1 मोल ऐसे लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का हम देखें तो क्या हो गया, 2 मोल हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो 1 मोल हो गया। वाटर का देखें तो 2 मोल हो गए, तो 2 हैं। दूसरा हम किस तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं स्टाइक्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के। वो ऑक्सीजन है, 2 हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल। और वाटर 2 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो गया, ये मोल की फॉर्म में हो गया। अब मान लीजिए अपन इसको मास की फॉर्म में लिखना चाहें इन ग्राम, तो आप देखिए मीथेन का मास कितना होता है। अब मैं डिटेल में ना लिख के आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर 12 तो कार्बन का होता है, अपन राउंड फिगर में ले लें। हाइड्रोजन का 1 होता है राउंड फिगर में, तो 4 हो गया, प्लस 4 कितना हो गया, 16। इधर आप देखें ऑक्सीजन का कितना है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन का 32, दैट मीन्स 2 × 32 64, ठीक है।
इधर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32 हो गया, दैट मीन्स 44। अगर हम इधर देखें तो 2 इंटू क्या है, 2 प्लस 16, दैट मीन्स 18, 18 टू जा 36। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई मास। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 ग्राम मीथेन हो गया। कितने से रिएक्ट कर रहा है, 64 ग्राम ऑक्सीजन से, और कितना बना रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर। ये फिक्स है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसी तरह से मान लो हम इसका वॉल्यूम लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, वॉल्यूम के केस में लिखना चाहें एट द एसटीपी। आपको मालूम है वॉल्यूम हम किस पे निकालेंगे, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर 1 मोल है, तो मैंने आपको बताया था 1 मोल का किसी भी गैस का 1 मोल का आयतन एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये कितना हो गया, 22.4 लीटर हो गया। ठीक है, अगर इसका निकालें आप, कितना होगा, 2 इंटू ऑक्सीजन गैस का 1 मोल का 22.4 लीटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो ये भी 1 मोल है, तो 22.4 लीटर। और वाटर का देखें तो 2 इंटू 22.4 लीटर। लेकिन ये किस पर है, एसटीपी पर। तो 4 तरीके हैं, 4 तरीके हैं जिससे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा देखिए ये तो क्या है, तरीका हो गया बैलेंस्ड केमिकल को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। यहाँ पर अगर इनको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। अगर हमें 1 मोल की लैंग्वेज लिखनी है तो किस तरह से लिखेंगे कि 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन react with 2 मोल ऑक्सीजन गैस, 2 मोल ऑक्सीजन, ये भी गैस है आपके। 1 मोल मीथेन गैस रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन गैस एंड टू फॉर्म बनाती है क्या, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल वाटर वेपर्स गैस। तो जैसे हमने ये लैंग्वेज में लिखा, ऐसे ही इसमें से आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, किसी के लिए भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही मान लीजिए अपने को, जैसे आप कोशिश करना लिखने की। अब यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, दूसरा अपन लिखना चाहें तो मॉलिक्यूल के केस में क्या लिखेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस react with 2 molecule of ऑक्सीजन गैस। कितने के साथ कर रही है, 2 मॉलिक्यूल के साथ, एंड टू फॉर्म क्या बना रही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर्स। आगे समझ में। अब देखिए थर्ड अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अपने को ग्राम के केस में लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन को देखें, ये मैं एक एग्जांपल आपको क्लियरली समझा रहा हूँ, अदर एग्जांपल भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। अगर ग्राम के केस में लिखें तो क्या होगा कि 16 ग्राम मीथेन गैस
रिएक्ट विद कितने के साथ कर रहे हैं? 16 ग्राम मीथेन, 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस, एंड टू फॉर्म क्या बनाएगी? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 36 ग्राम वाटर वेपर्स। फोर्थ क्या लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम के केस में आप क्या लिखोगे कि 22.4 लीटर मीथेन गैस रिएक्ट विद ये कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस एंड टू फॉर्म क्या बना रही है? 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड कितना हो गया? 44.8 लीटर वाटर वेपर्स। अब देखिए, इनके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं, स्टोइकियोमेट्री में जो न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल लें कि 16 ग्राम से आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अभी मान लो मैं एक इस पर क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया स्टोइकियोमेट्री का, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको अपन किस तरह से करते हैं ये अपन देखें। ये इक्वेशन दी जाएगी और इसमें आपसे पूछ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि इन द गिवन इक्वेशन क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन, यही इक्वेशन लिख के मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इन द गिवन इक्वेशन टू ऑब्टेन 22 ग्राम of carbon dioxide, 22 gram of carbon dioxide, how much amount of methane is required। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी तरह से आते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? तो उनके लिए आपको वही है कि पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें कितना आ रहा है। जैसे हमने ग्राम में लिया, तो ग्राम में लिया तो क्या हो गया? मास हो गया, यानी हमें यहाँ पर मास वाली टर्म को कंसीडर करना है। अगर मैं वॉल्यूम का पूछता तो वॉल्यूम वाली टर्म कंसीडर करते आप। अगर मैं मोल की बात करता तो मोल वाली टर्म कंसीडर करते। ठीक है, तो जिसमें भी पूछा है आपसे, इन चार में ही पूछता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता। अब जैसे हमने इसको ग्राम की टर्म में पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बात हो रही है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम देखें कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितने मीथेन से मिलती है? 16 ग्राम। बस काम हो गया। अब हमें इससे ही करना है, और अपने को क्या दे रखा है? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कितना मीथेन चाहिए। इसी तरह से करेंगे। तो इसको किस तरह से करते हैं देखिए कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड
बाई 16 ग्राम मीथेन। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितने मीथेन से मिल रही है? 16 ग्राम से। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने से मिलेगी? 16/44। अब हमें क्या चाहिए? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिले, इसके लिए हमें कितना मीथेन चाहिए? तो 16/44 इंटू 22 से आपने डिवाइड किया, 2 बार कट गया, 2 से ये कितने बार कट गया? 8 ग्राम मीथेन। यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें कितने ग्राम मीथेन चाहिए? 8 ग्राम चाहिए। तो ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको लिया। इस तरह से आप किसी को भी निकाल सकते हैं। किसके केस में? मोल के केस में, मॉलिक्यूल के केस में, मास के केस में और वॉल्यूम के केस में। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस पर आप स्टोइकियोमेट्री पर, मास परसेंटेज पर, के परसेंटेज कंपोजिशन पर, दूसरा हमने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये टॉपिक पढ़े। इन पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि जनरली इन पर न्यूमेरिकल्स और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आप बुक से करके देखें। इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और जो वेरियस टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी, मोलैलिटी के मोल फ्रैक्शन इनमें निकालते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।